हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। हिस्ट्री की सीरीज में वैदिक पीरियड को फिनिश करने के बाद हिस्ट्री के जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आए हैं वो है लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड में जो हम बात करने वाले हैं जिस टाइम पीरियड की, वो है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ओके, इसी काल को हम उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं। इसके पहले का जो हमने अर्ली वैदिक काल पढ़ा है, ओके, या जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उसके बारे में हमने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस लाइफ डिस्कस कर ली थी। ओके, तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, तो प्रीवियस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप प्लीज़ उनको देख सकते हैं। ओके, और फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और जो भी चैनल में नए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ओके, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और हम जिस टॉपिक पे आज आप बात करेंगे वो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। मीन्स लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे उनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ओके, मीन्स भौगोलिक विस्तार उनका कहाँ तक था। ओके, तो दो बातें याद रखिएगा। इस पीरियड का नाम है लेटर वैदिक पीरियड, ओके, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। जो वैदिक एज या अर्ली वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। देन 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय है वो है लेटर वैदिक पीरियड का। ओके, देन उसके बाद फिर आते हैं हम भौगोलिक विस्तार में। तो देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले हमने देखा था जो कि वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार था लोगों का, वो किस तरफ था, हमारे भारत देश के नॉर्थ वेस्ट एरिया में। ओके, आप मैप में देख पा रहे होंगे जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था उस समय का। ओके, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको मैप के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश की है। इसमें भी ये मैप में लेकर आया हूँ मैं। तो मैप में आप देख सकते हैं जो इनका विस्तार था वो बेसिकली कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही था। अब उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में ये जो विस्तार है इनका, ये सेंट्रल इंडिया की तरफ मीन्स नॉर्थ साइड जो है वो ज़्यादा होने लग गया था। मीन्स लोग नॉर्थ वेस्ट से बढ़ के अब बीच में सेंटर में, ओके, पूरे इंडिया में जो है वो नॉर्थ इंडिया में फैलने की जो है वो विस्तार करने की जो है वो योजनाएं चालू हो गई थी और विस्तार जो है चालू हो गया था। ओके, और आप देखेंगे कई छोटे छोटे जनपद जिनको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद। तो जनपद याद रखिएगा, जनपद जो है उनको बोला जाता है आज के समय में डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो आप देखेंगे ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको मिलेंगे। क्लियर। तो द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा। सरस्वती कहाँ बहती है, आपने देखा होगा मैप में, आप देख भी पा रहे होंगे कि उसी साइड बहती है, हिमालय से निकल के पंजाब वाले एरिया से निकल के कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। तो पूरा नॉर्थ वेस्ट कवर करती है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे जो सरस्वती जो है, सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले लोग अब किस तरफ बढ़ने लगे थे, गंगा की तरफ बढ़ने लगे थे। ओके, मीन्स और नॉर्थ साइड आने लगे थे। क्लियर। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जब लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ऋग्वेदिक के बाद बाकी तीन जो वेद आए हैं वो इसी काल में मीन्स लेटर वैदिक पीरियड में ही उनका जो है वो मेंशन है। चाहे आप यजुर्वेद की बात कर लें, सामवेद की बात कर लें या फिर अथर्ववेद की बात कर लें, तो इन तीनों का जो डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है वो उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड में ही मिलता है। और उसी लेटर वैदिक पीरियड में हमको तीन और नदियों का, जो कि तीन मेन नदियां थी, ऐसे तो कई सारी नदियां थी, बहुत सारी नदियों का मेंशन है, पर जो हमारी तीन मेन नदियां थी वो कौन सी थी, नर्मदा, सदानीरा जिसको गंडक से नाम से भी जानते हैं आप, गंडक के नाम से, और चंबल। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश की थी। ओके, मीन्स इस रीजन तक ये लोग पहुंच चुके थे, मीन्स नर्मदा चंबल रीजन तक ये लोग जो है वो पहुंच चुके थे। ओके, तो याद रखिएगा लेटर वैदिक पीरियड में ही नर्मदा और चंबल का जो है वो अपन को पढ़ने या देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक काल में नर्मदा या चंबल की बात नहीं होगी, गंगा की बात हुई है, वो भी बहुत कम। क्लियर। देन उसके बाद मैंने आपसे बताया कि जनपद या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है उनके बारे में भी जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। और कई सारे जनपद या कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है जो उस टाइम फॉर्म हो गए थे। आपने महाभारत देखी होगी तो आप उसमें लिंक कर पा रहे होंगे, यहाँ मैंने कुरु लिखा है, कुरु जनपद। और हमारे जो महाभारत में जो पांडव थे या फिर कौरव थे वो बेसिकली क्या थे, आप देखते होंगे कुरु राज्य के थे।
ओके, या फिर कुरु वंश के थे, या फिर पुरु या भारत वंश की भी बोलते थे वो लोग। ओके, भारतवर्षी या फिर कुरुवंशी आपने सुना होगा। तो वो उनका जो साम्राज्य था या उनकी जो डायनेस्टी थी, ओके, या जो जनपद आप बात कर लीजिए वो कौन सा था, कुरुवंश के थे वो लोग। ओके, तो कुरु ये कॉम्बिनेशन किसके थे, पुरु एवं भारत के। क्लियर। देन उसके बाद पांचाल, द्रौपदी का नाम आपने सुना होगा। ओके, द्रौपदी, तो द्रौपदी किस राज्य की थी, पांचाल राज्य की थी। तो उस राज्य का भी वर्णन कहाँ मिलता है हमको, लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट अपने उनके लिए राज्य थे, पर हम इसको जनपद और महाजनपद में जब भी पढ़ेंगे तो हम एज अ डिस्ट्रिक्ट ही इसको लेके पढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे महाजनपद भी देखेंगे तो वो इनसे भी बड़े हुआ करते थे। ओके, तो हम प्रेजेंट की बात को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो इनको हम डिस्ट्रिक्ट मानकर पढ़ेंगे। क्लियर। तो पांचाल हो गया, कुरु हो गया, ओके, और काशी। तो इन तीनों का मेन जो है वर्णन जो है लेटर वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिलता है। क्लियर। पांचाल राज्य की कौन थी, द्रौपदी। ओके, तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये उसी टाइम की बात जो है वो महाभारत जो है जो उसी टाइम की बात लगभग हो सकती है। अब ऐसे और कोई तथ्य तो हमें प्राप्त हुए नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अभी ये कहीं भी हो सकता है या फिर कई जगह इसको दूसरे तरीकों से भी बताते हैं, तो आप दूसरी किताबों में कई चीजें जो है वो उसको देखेंगे। क्लियर। देन उसके बाद थ्री ब्रॉड डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है थ्री टेरिटोरियल डिवीजन, मीन्स अगर देखें कि भूमिगत विस्तार जो है या उसका डिवीजन जो है वो कई सारे जो है टाइप में हुआ था, उसमें मेनली थ्री थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा थ्री ब्रॉड डिवीजन, जिसको हम पहला पढ़ते हैं आर्यवर्त। मीन्स जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के लोग थे, नॉर्दर्न इंडिया में जो भी डायनेस्टीज थी, जो भी साम्राज्य थे, जो भी जनपद थे, उनको बोलते थे आर्यवर्त। ओके, आपने सुना होगा वहां पे वो लोग अपने आप को आर्यवर्त मानते थे, मीन्स नॉर्थ इंडिया पूरा उनका था। ओके, देन उसके बाद जो लोग मध्य देश मीन्स मध्य जो सेंट्रल इंडिया में चले गए थे उनको क्या बोला जाता था, मध्य देश के लोग। तो आर्यवर्त और मध्य देश। और जो उसके भी नीचे चले गए थे तो उनको क्या बोला जाता था, दक्षिणावर्त। और ये जनरली कौन से लोग थे, जब हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद जो लोग दक्षिण की तरफ चले गए, ओके, ये लोग तो आर्यंस आके तो नॉर्थ इंडिया में पूरा स्टैब्लिश हो गए थे, पूरा जो है सेटलमेंट इनका नॉर्थ इंडिया में ही हो गया था। तो जो लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद साउथ में जाते गए उन्हें क्या बोला गया, दक्षिणापथ या फिर साउथ इंडिया वाले। क्लियर। मीन्स ऐसा कुछ जो है आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो आइए अब समझते हैं इसके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो सबसे हम पहले देखेंगे आज जो वो देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जो इनकी सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बहुत बड़े बड़े किंगडम, मीन्स लार्ज किंगडम्स और स्टेटली सिटीज। ओके, बड़े बड़े किंगडम्स थे। ओके, उनकी बड़ी बड़ी सीमाएं थी। ओके, बहुत बोलना चाहिए पूरे के पूरे एक राज्य के बराबर, दो राज्य के बराबर इनकी जो सीमाएं हुआ करती थी। ओके, इसको एक जो है अपन जनपद मान के चल सकते हैं। अब आप सोच लीजिए महाजनपद कितने बड़े होते होंगे। ओके, तो बहुत बड़े बड़े लार्ज किंगडम्स जो थे यहाँ पर देखने को मिले लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, और तैत्रीय ब्राह्मण, याद कीजिए ये जो था किसका ब्राह्मण था, ऐत्रेय और तैत्रेय। मैंने बताए थे ब्राह्मण आपको, शतपथ ब्राह्मण बताया था मैंने आपको। तो ये जो तैत्रीय ब्राह्मण है इसमें हमको पता चलता है कि थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, इसके बारे में जो है बात की गई थी। थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, इसका मतलब ये होता है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप मीन्स जो राजा होते थे वो सीधा उनके मुंह से अगर कुछ भी निकलेगा मीन्स वो गॉड की बात निकलेगी, भगवान की बात निकलेगी। ओके, तो उनको ये माना जाता था कि इनके मुख से जो भी बात निकल रही है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ये इनका डिसीजन नहीं है बल्कि किसका डिसीजन है, सीधा सीधा गॉड जो है वो हमसे कह रहे हैं। क्लियर। तो जो लोग ऐसा मानते थे, जो वहां के लोग थे, उनकी जो प्रजा थी वो अपने राजा को भगवान ही मानती थी। उन्होंने कभी भगवान को तो देखा नहीं था, तो उनके लिए जो उनके राजा कह देते थे वही जो है भगवान, ऐसा वो समझते थे कि भगवान ने कह दिया है और उसी को वो लोग फॉलो करते थे। ओके, तो ये जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप है, आपसे कभी भी पेपर में पूछेगा तो आप लिखेंगे तैत्रीय ब्राह्मण से जो है वो मिला है। देन उसके बाद न्यू सिविल फंक्शनरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस।
देखिए वहां पर हमने कई सारे देखे थे मिलिट्री ऑफिशियल्स, ओके, और भी हम लोग ने कई सारी चीजें जो है उसमें देखी थी कि कौन कौन जो थे उनके नाम हमने स्पेशली देखे थे, सेनानी वगैरह, ओके, जो कि अभी भी फंक्शन करेंगे। यहाँ पर पॉइंट मेंशन है कि सेनानी और ग्रामीणी, ओके, ये लोग तो अभी भी जो है फंक्शन करेंगे, ओके, जो कि ऋग्वेदिक टाइम से फंक्शन करते हुए आ रहे हैं। ग्रामीणी के बाद आपने कुलभ देखा था और जो भी बहुत सारी चीजें उसमें देखी थी आपने। तो यहाँ पर भी नए जो है सिविल फंक्शनरीज जो है हमारे पास देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहले नाम था इसका भागदूत, ओके, ये क्या करते थे, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, मीन्स जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे वो कौन करते थे, भागदूत करते थे। सुत या सारथी, सारथी वर्ड आपने महाभारत या फिर रामायण देखी होगी, तो जो भी चैरियट चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सारथी, क्लियर। तो सारथी जो कि रॉयल हेरल्ड और चैरिटियर बोलते थे। देन खस्त्री, ये चैम्बरलेन कहलाते थे। और अक्षबक जो कुरियर, मीन्स जो संदेशा जो पहुंचाते थे उनको क्या बोलते थे, अक्षबक, क्लियर। और इसकी बात तो मैं कर ही चुका हूं कि सेनानी और ग्रामीणी ये जो थे ये हेड ऑफ विलेज ग्रामीणी को बोलते थे और सेनानी को जनरल बोलते थे, सेना का। ये ऋग्वेदिक टाइम से ही अपने फंक्शन को कंटिन्यू एज इट इज कर रहे थे, क्लियर। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मीन्स एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किया था जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल हुआ करते थे जिनके अलग अलग अपनी ड्यूटीज थी, ओके। तो उसमें से कुछ के फंक्शंस जो है वो हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्थपति, स्थपति की जो ड्यूटी थी वो क्या थी, एडमिनिस्ट्रिंग द आउटलाइन एरिया। अब ऐसे कुछ एरिया जो कि बाउंड्री के पास हैं या फिर बहुत दूर दूर है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते थे, स्थपति, ओके। देन सतपति, सतपति क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिंग ग्रुप ऑफ 100 विलेज, हर 100 विलेज में एक सतपति जो है वो हुआ करते थे। देन अधिकृत, अधिकृत कौन कहलाते थे, विलेज ऑफिशियल्स, जो विलेज के ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको अधिकृत बोलते थे। देन उग्रास, उग्रास मीन्स पुलिस ऑफिशियल्स। आप उग्रास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ चुका है। उग्रास आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उग्र पुलिस वाले जो है आज भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उग्र का मतलब वही होता है, तो इससे आपको याद रहेगा। देन उसके बाद सभा एंड समिति, जो हम ऋग्वेदिक टाइम पे देख के आते हैं कि सभा और समिति वो यहाँ पर भी फंक्शन कर रही थी, पर जो विधात था, ओके, जो हमने उस टाइम देखा था विधात जो था ये यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था, ओके। सिर्फ दो टाइप के होते थे, सभा एंड समिति, ओके। देन उसके बाद जुडिशरी ऑल्सो ग्रू, जुडिशरी मतलब कि, जुडिशियल मतलब कि क्या होता है, लोगों को सजा देना, ओके, उनके ऊपर अगर किसी ने आरोप इल्जाम लगाया है तो उसकी तहकीकात करना, जो भी जुडिशरी काम होते हैं, जैसे अपने आप कोर्ट जो काम करते हैं, ओके। तो जुडिशरी जो है उस समय डेवलप हो चुकी थी जिसमें किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किसी को भी सजा देने के लिए, और उसको रूल मतलब किस सजा के लिए क्या रूल होगा ये सिर्फ और सिर्फ किंग के ऊपर ही डिपेंड करता था, ओके। तो किंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल रूल, ओके, जो भी क्रिमिनल रूल है वो कौन बनाएंगे, किंग बनाएंगे, ओके। अब इनके पास जो क्राइम्स कहलाते थे बेसिकली वो कौन कौन से होते थे, किलिंग ऑफ एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण हत्या, होमिसाइड किसी का मर्डर कर देना, मर्डर ऑफ ब्राह्मण, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ओके, गोल्ड मतलब कि उस समय जो सोने की अशर्फियां वगैरह होती थी लोग चुरा लेते थे, ओके, तो स्टीलिंग ऑफ गोल्ड ये भी बहुत बड़ा जुर्म था। द ड्रिंकिंग ऑफ सुरा, जैसे सोम और सुरा, ओके, तो सुरा इसका ड्रिंक करना भी क्या माना जाता था, क्राइम ही माना था। तो इतने सारे क्राइम जो है ये मेंशन है, इनके बारे में जो भी रूल बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, किंग बनाएंगे, ओके। तो ये रही आपकी पॉलिटिकल लाइफ। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इनकी रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी ही बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और जो भी लोग नए हैं चैनल में मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी चैनल में आपके जब वीडियो देखेंगे तो सामने स्क्रीन में लाल बटन होगी, उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, ओके। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जिनको भी इसकी इम्पोर्टेंट नीड हो वो उनकी फुलफिल हो सके, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।